देखो तो अपना नेक्स्ट केस है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो एसिडिक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ डोनेशन ऑफ H प्लस, कोई कितना अच्छे से H प्लस डोनेट कर पा रहा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है, या कोई कितने अच्छे से लोन पेयर एक्सेप्ट कर पा रहा है वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो हम सिंपली लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डोनेट H प्लस, एबिलिटी टू डोनेट H प्लस। अब अपने पास जो इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है वो है अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और वो वाटर के कंपैरिजन में भी हम कंपेयर करते हैं तो वाटर भी उसके साथ रहेगा। तो इसमें सिंपली हमें ये समझना है कि अगर मान लीजिए कोई भी अपने पास ऑर्गेनिक एसिड है समथिंग HA, जब ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका आप निकालोगे, डिटरमाइन करोगे, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये H प्लस रिलीज करेगा और जो अनायनिक पार्ट है, जो कॉन्जुगेट बेस पार्ट है, वो कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहेगा। आपको पहले ही बता दूं कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं इन कंपैरिजन टू मिनरल एसिड, जो H2SO4, HNO3, HCl इनसे कंपेयर करोगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स यूजुअली क्या होते हैं, वीक होते हैं। और अगर वीक होंगे तो उनका 100% डिसोसिएशन तो होगा नहीं, तो जितना भी परसेंट डिसोसिएशन होगा उसको हम इक्विलिब्रियम से पढ़ सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिक एसिड HA है, अगर उसने एसिड डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया, तो उस तरीके से लिख सकते हो। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने आयन इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं, के क्या होगा, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। ये किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ। जितना ज्यादा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, के जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा किसका कंसंट्रेशन होगा, H प्लस का, और हम बोल सकते हैं उतना ही अच्छा एसिड होगा। लेकिन मैंने समझाया था कि जो के की वैल्यूज हैं वो 10⁻⁵, 10⁻⁻⁶ इस तरीके से होता है, जिसको मैथमेटिकली एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस चीज को आसानी से मैथमेटिकल टूल में कन्वर्ट करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं pKa, जहां पे p टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस लॉग को। तो ये pKa क्या हो जाता है, माइनस लॉग के। अब आप pKa के टर्म्स में एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। कैसे, तो जितना अच्छा Ka होगा उतना ही अच्छा H प्लस होगा, बोले तो एसिडिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा। तो अगर हम यहां से समझें कि जितना अच्छा के होगा एसिड उतना अच्छा होगा, तो अगर पीके के टर्म में देखोगे तो पीके उतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमने ओवरऑल क्या कंक्लूजन दिया था कि जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, क्योंकि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के का। तो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका पीके कम होता है, जितने वीक एसिड होते हैं उनका पीके ज्यादा होता है। आप देखोगे यूजुअली हमें पीके के टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे चल रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो अल्कोहल, फिनॉल, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड वाटर। तो अगर आप अल्कोहल को देखो, ROH को देखो, अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, मतलब अगर ये H प्लस रिलीज करेगा, तो H प्लस रिलीज करते क्या बन जाएगा, RO माइनस प्लस साथ में H प्लस, RO माइनस और साथ में H प्लस रिलीज करेगा। यहाँ पे H प्लस देने के बाद जो अल्कोहल है कौन से कॉन्जुगेट बेस को फॉर्म करता है, एल्कोक्साइड आयन को। किसको, एल्कोक्साइड आयन को। अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो जो फिनॉल H प्लस रिलीज करेगा तो ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, फिनेट आयन। क्या बोलते हैं इसी को, फिनेट आयन। और अगर वाटर की बात करो तो वाटर H2O होता है, जब ये H प्लस रिलीज करेगा तो ये बन जाएगा OH माइनस प्लस H प्लस, इसको आप जानते ही हो हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखो तीनों ही अगर लोग H प्लस देते हैं तो हम बोलेंगे अच्छे से H प्लस कौन देगा, जिसका H प्लस रिलीज होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है, जो अनायन है, वो स्टेबल रहे। क्या रहे, स्टेबल रहे। अब अनायन को स्टेबलाइज कौन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि अनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसको स्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो ना ये विड्रॉइंग है, ना ये विड्रॉइंग है, और ना यहाँ पे हाइड्रोजन तो कुछ है ही नहीं। तो फिर कैसे इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करी जाएगी, तो यहाँ पे जो R है वो इसको डी स्टेबलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, डी स्टेबलाइज, क्योंकि हमें चाहिए विड्रॉइंग, और जो R है, जो अल्काइल चेन है, वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। यहाँ पे
ये भले ही प्लस m लगाता है C6H5, लेकिन आप देखो तो इसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? एरोमेटिक कैरेक्टर है। मतलब एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड में ज्यादा स्टेबल कौन है? फिनॉक्साइड, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। एल्कोक्साइड में कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस थ्रू आउट द रिंग आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आफ्टर डोनेटिंग H plus, the phenol forms more stronger conjugate base than that of alcohol. तो फिनॉल का बेस कौन है? फिनॉक्साइड। अल्कोहल का बेस कौन है? एल्कोक्साइड। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फिनॉक्साइड। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में अच्छा एसिड कौन है? तो इन दोनों में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल फिनॉल में ज्यादा अच्छा कौन हो गया? फिनॉल। वाटर के साथ है तो वाटर में है OH माइनस। वाटर में क्या है बेटा? OH माइनस। H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, तो ना ये डोनेट करता है ना ये विड्रॉ करता है। तो अगर तीनों की स्टेबिलिटी में कंपेयर करूं तो सबसे खुश O माइनस कहां है? फिनॉक्साइड में। उसके बाद कहां? हाइड्रोक्साइड में। और उसके बाद कहां? एल्कोक्साइड में। मतलब कौन खुशी खुशी H प्लस दे देगा? फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। अल्कोहल को थोड़ा दुख होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ओवरऑल कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए। फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। और मैंने साथ में हमेशा से एक एक्सेप्शंस को यहाँ पे लिखा है कि वैसे तो मिथेनॉल और वाटर में कंपेयर करने जाओगे तो फिर मिथेनॉल और वाटर में होना चाहिए वाटर, लेकिन होता कौन है? मिथेनॉल। इसकी पीके वैल्यू थोड़ी कम होती है, इसका तकरीबन 15.5 होता है, इसका 15.74 होता है। और डेटा आपको याद नहीं रखना है। तो इन शॉर्ट अगर अपने पास एग्जांपल आए कि C2H5OH है, बोले तो इथेनॉल है, फिनॉल है और वाटर है, तो अच्छा एसिड कौन होगा? अच्छा वाटर कौन होगा? अच्छा एसिड कौन होगा? सॉरी, फिनॉल। तो सबसे अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? बी। बी के बाद सी, सी के बाद ए। एक और चीज आप ध्यान दें, तो अगर मान लो अपने पास 3-4 अल्कोहल ही दिए हो तो आप क्या चाहोगे? जो अल्कोहल के पास अल्काइल ग्रुप है वो छोटा हो कि बड़ा हो? क्योंकि जितना वो बड़ा होता जाएगा प्लस आई की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, और प्लस आई इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एसिडिक कैरेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोले तो अगर अपने सामने क्वेश्चन आए कि मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखना हो, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो, सबसे अच्छा कौन होगा? मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल। तो ये हो गया अल्कोहल, फिनॉल और वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को चैप्टर को अगर मैं ऐड करूं तो मैंने समझाया था कि ये आप रिएक्शन से भी आप इसको पता लगा सकते हो। जो अल्कोहल था वो सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था, सिर्फ किसके साथ? सोडियम के साथ। लेकिन NaOH के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। वहीं पे जो फिनॉल है वो सोडियम के साथ भी करता है और NaOH के साथ भी करता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी एविडेंस है कि यहाँ पे फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि NaOH के साथ भी कर रहा है और Na के साथ भी कर रहा है। और ये सिर्फ सोडियम के साथ करेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी एक्टिव मेटल है, सिर्फ उसी के साथ रिएक्शन करता है। ये हमने उस समय बाइफरकेट किया था। तो ये 3 अपने इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने देखा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें सेकंड जो कंपेयर करना है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड फिनॉल। ध्यान देना, सिंपल हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या सीखा है? अगर आपको 3-4 एसिड दिए गए हो, सबका पीके वैल्यू दिया गया है, तो लोअर द पीके हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। सेकंड मैंने समझाया कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल और वाटर दिया गया है तो आपको सिंपल 2 चीजें याद रखनी है। सबसे अच्छा एसिडिक फिनॉल है, फिर अल्कोहल है, फिर वाटर है। अल्कोहल में भी अल्काइल चेन जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या समझा हमने यहीं पे? एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to electron withdrawing group, inversely proportional to electron donating. अब अपने सामने है कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, सल्फोनिक एसिड आ गया, फिनॉल आ गया, तो कैसे कंपेयर करोगे? तो बेटा सबसे पहले मैं ले रहा हूं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मान लो यहाँ पे कार्बन चेन है, ये COOH है। जब ये H प्लस रिलीज करेगा तो ये क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन, अल्काइल कार्बोक्सिलेट आयन।
अगर आपने एलिफैटिक की जगह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये मिलेगा अपने को RSO3H, और यहां से बेटा H निकालोगे तो बन जाएगा RSO3H में O-। तो यहाँ पे ये सल्फोनेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फोनेट आयन। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हमें लेना है, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एरोमेटिक रिंग और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये बन जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O। तो ये बन जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये O- और ये O- को, दोनों लोगों को स्टेबलाइज कौन करेंगे? C डबल बॉन्ड O। ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इधर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन स्टेबलाइज करेगा? C डबल बॉन्ड O। एरोमेटिक में भी कौन स्टेबलाइज करेगा? C डबल बॉन्ड O। लेकिन साथ में इसमें एक एडिशनल फैक्टर है, वो क्या है? एरोमेटिक कैरेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट आयन और एलिफैटिक कार्बोक्सिलेट आयन में स्टेबल कौन है, तो क्या बोलोगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे यही प्रूव हो गया कि इन दोनों में, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टेबल ज्यादा एसिडिक कौन होता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं यहाँ पे सल्फोनिक एसिड लूं, सल्फोनिक एसिड में भी आप दो ले सकते हो, एलिफैटिक सल्फोनिक एसिड और ले सकते हो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, तो अगर एलिफैटिक लेंगे RSO3H, अगर ये प्रोटॉन देगा तो क्या बन जाएगा? RSO3-, और अगर ये देगा तो एरोमेटिक SO3H, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक सल्फोनेट आयन, और ये बन जाएगा एलिफैटिक सल्फोनेट आयन। अब देख सकते हो कि यहां पे जो ऑक्सीजन है उसको स्टेबलाइज दो S डबल बॉन्ड O कर रहे हैं, यहां पे भी दो कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करोगे इन दोनों में अल्काइल चेन और एरोमेटिक ग्रुप में, तो ऑब्वियस सी बात है कौन स्टेबल होगा? एरोमेटिक ग्रुप। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड कंपेयर करूं तो ज्यादा अच्छा स्टेबल कौन है? सल्फोनिक, क्योंकि इसमें दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, इसमें दो S डबल बॉन्ड O है, इसमें सिर्फ एक C डबल बॉन्ड O है। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक सल्फोनिक एसिड और एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, सबसे अच्छा कौन आएगा? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। फिर कौन आएगा? एलिफैटिक सल्फोनिक एसिड। फिर कौन आएगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर कौन आएगा? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर फिनॉल भी डाल दोगे तो सबसे पीछे कौन आ जाएगा? फिनॉल। क्या आ जाएगा? फिनॉल। तो ओवरऑल अगर मुझे कंक्लूजन देना हो, ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा जो हमने अभी तक पूरा कंपेयर किया, तो बताओ सबसे अच्छा क्या रहेगा? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, फिर एलिफैटिक सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। ये जो इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब इसके बाद बचता है कि सिर्फ क्वेश्चंस कैसे करना है, तो वो चलो समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस करना कैसे है। तो अगर मैं इन सब को मर्ज करूं अपने पूरे कॉन्सेप्ट को, तो क्वेश्चंस दो तरीकों से आ सकते हैं। सबसे पहले आपको हो सकता है एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे एक एक करके हम पहले समझ लेते हैं। देखो इतना क्लियर है क्वेश्चन करने से पहले कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa होता है, एंड सेकंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ही अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि H+ रिलीज होने के बाद जो O- है वो स्टेबल रहे। क्या रहे? स्टेबल। तो ये दो पॉइंट हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कंक्लूजन। जो अभी हमने लिखा था वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या क्या था अभी हमने तो सीखा? सबसे अच्छा सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। तो जैसे अपने सामने क्वेश्चन आया कि एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है और फिनॉल है, इसमें अच्छा एसिड कौन होगा? तुरंत आंसर बता दो। चलो, सबसे अच्छा ए, फिर सी, फिर बी। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल।
कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, फिर अल्कोहल। अभी मान लो अपने पास क्वेश्चन है कि बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है और इथेनॉल है और वाटर है, तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? ए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बी, फिर डी, फिर सी, क्योंकि अल्कोहल और वाटर में अच्छा कौन होता है? वाटर, फिर कौन होता है? अल्कोहल। अभी मान लीजिए आया CH3COOH और इस कार्बन को मैंने इस हाइड्रोजन को मैंने फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर आया ऐसे ही CH2ClCOOH, फिर आया CH2BrCOOH, फिर आया CH2iCOOH। इन तीनों को ही देखते हैं। तो इनमें दो, ये सारे के सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सब में दो दो कार्बन है, तो हमें किसका इफेक्ट देखना पड़ेगा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? -I इफेक्ट लगाते हैं। तो -I इफेक्ट लगाएंगे, सबसे अच्छा -I कौन लगाएगा? फ्लोरीन। इसलिए सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया? फ्लोरीन, फिर हो गया क्लोरीन, फिर हो गया ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मान लीजिए CF3COOH, CCl3COOH, CHCl2COOH एंड NO2COOH, NO2COOH। अपने पास ये ग्रुप्स हैं, ये अपने NCERT क्वेश्चन है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आपसे अगर पूछे कि बताइए कि क्या होगा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर, तो सब में ही देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है? NO2, इसमें CHCl2, इसमें CCl3 और इसमें CF3। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? तो यहाँ पे विड्रॉइंग पावर की बात करते हैं। सबसे अच्छा जो विड्रॉइंग पावर है बोले तो -I इफेक्ट जो लगाएगा वो होता है CF3 का, फिर होता है CCl3 ग्रुप का, और इन दोनों में अच्छा किसका होता है? CHCl2 का और फिर NO2 का। तभी मैंने हैशटैग लगाया है, इसमें अपना नॉलेज अपडेट करना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि NO2 काफी स्ट्रांग है, तो NO2 CCl3 से वीक है और CHCl2 से भी वीक है, ये -I इफेक्ट का ऑर्डर है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया बताओ बेटा? CF3COOH, फिर CCl3COOH, फिर CHCl2COOH, फिर NO2COOH। तो ये ध्यान रहे, जो भी क्वेश्चन में हैशटैग लगाऊंगा वो क्वेश्चन थोड़े अच्छे रहने वाले हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी काफी फेमस है और आपको याद भी हो गया था। फॉर्मिक एसिड दे दिया मैंने, एसिटिक एसिड दे दिया और बेंजोइक एसिड दे दिया। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है। अगर इसमें हमें क्वेश्चंस करने हो, इस क्वेश्चन करना हो, तो हमें ऐसा लगेगा सर ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये दोनों एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिएगा ध्यान से, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ लिखने जाऊं तो हमें गलती से हो सकता है कि हम लिख दें बेंजोइक एसिड, फिर इन दोनों में ये CH3 ग्रुप +I लगाएगा, ये कुछ भी नहीं लगाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि बेंजोइक एसिड के बाद से फॉर्मिक एसिड एंड देन एसिटिक एसिड होता है, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? तो एक्चुअल ऑर्डर होता है, सबसे अच्छा होगा फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड और फिर आएगा एसिटिक एसिड। देखो हमें मालूम है कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ करना चाहिए। यहाँ पे देखो ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें +I लगा रहा है तो नो डाउट सबसे लास्ट चला गया, लेकिन इन दोनों में हमें थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है कि बेंजोइक क्यों अच्छा हो जाएगा, सॉरी बेंजोइक क्यों बुरा हो जाएगा फॉर्मिक से, होना तो बेंजोइक को ही अच्छा चाहिए। तो उसमें मैंने क्या आंसर दिया था, क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर हम बेंजोइक एसिड से एक H निकाल के उसकी स्टेबिलिटी चेक करें और अगर हम फॉर्मिक एसिड से एक H निकाल के उसकी स्टेबिलिटी चेक करें, तो मैंने समझाया था कि O- को स्टेबलाइज ये कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप करेगा, हाँ या ना? ये कौन सा इफेक्ट लगाता है? -M। ये कौन सा इफेक्ट लगाता है? -M। दिक्कत यहां है, यहां पे जो बेंजीन है, ये बेंजीन अपना +M इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? +M इफेक्ट शो करता है। और यहां पे जो H है ये कोई सा भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होगा। तो यहां पे इसने खींचा, लेकिन उतने पावर से नहीं खींचा होगा जितने की ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट आयन में C डबल बॉन्ड को खींच रहा होगा, क्योंकि यहां से ये थोड़ा थोड़ा +M इधर से मदद कर देगा। कौन मदद कर देगा? +M। वहीं पे अगर तुम एसिटिक एसिड को देखो, तो एसिटिक एसिड में
एसिटिक एसिड में यहां से जो CH3 है वो प्लस आई लगा रहा होगा, तो यहां ये प्लस आई लगा रहा होगा CH3 ग्रुप, यहां ये कुछ नहीं लगा रहा होगा, और ये जो C6H5 है ये प्लस M लगा रहा होगा। अब कई बार हमें ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये प्लस M जब लगेगा तो ये तो और वीक हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लस M का मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन मैंने समझाया था कि यहाँ प्लस M के साथ साथ हमें एरोमेटिसिटी मिलता है। क्या मिलता है? एरोमेटिसिटी। ये जो O माइनस है ये एरोमेटिक है, यहां से यहां पूरा रेजोनेंस में है, और इसने प्लस आई दिया है और साथ में ये एरोमेटिसिटी नहीं दिया है। तो भले ही यहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि C6H5 का प्लस M हमने सबसे लास्ट में लिखा था, ये भले ही लग रहा है लेकिन साथ में क्या हो रहा है? एरोमेटिक। तो ये अच्छा या ये अच्छा में से अगर मुझे पिकअप करना हो तो मैं सबसे अच्छा किसको बोलूंगा? फॉर्मिक को। इसका रीजन क्या है? इस O माइनस को कंप्लीटली ये C डबल बॉन्ड O का माइनस M स्टेबलाइज कर देगा, यहां भी ये स्टेबलाइज करेगा, अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्लस M लगेगा, इससे थोड़ा दुखी हो जाएगा, और लास्ट में एरोमेटिसिटी तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो सबसे बुरा हो गया। तो मैंने इसको शॉर्टकट बताया भी था, FBA याद करना है ना, फॉर्मिक, बेंजोइक, एसिटिक। तो अगर पीके के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे? सबसे अच्छा पीके किसका है, मतलब सबसे कम पीके किसका है, ऐसा बोलूं मैं तो सबसे कम पीके जिसका एसिडिक सबसे अच्छा होगा, सबसे ज्यादा पीके किसका है? एसिडिक का। तो हमें यह ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन हमें अगर मिले, देखना ध्यान से, 2 कार्बन है, यहां फ्लोरीन लगा है, 2 कार्बन है, यहां क्लोरीन लगा है, 2 कार्बन है, यहां ब्रोमीन लगा है, सिर्फ फॉर्मिक है, एंड 2 कार्बन यहां मिथाइल लगा है। मैं आपसे पूछूं अब बताओ कि सबसे अच्छा एसिड कौन है? तो ये तो एसिटिक एसिड से एक CH3 लग गया, ये तो ऑलरेडी बहुत बुरा हो गया, क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा बेटा? प्लस आई। फ्लोरीन क्या लगाएगा? माइनस आई माइनस आई माइनस आई, कुछ नहीं लगाएगा। तो अभी हमें मालूम था कि अगर मैं एसिटिक एसिड लूं तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में अच्छा कौन हो गया था? फॉर्मिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड में प्लस आई लगता है। अगर मुझे इन चारों कंपेयर करना है तो बुरा ही हो गया, इन चारों कंपेयर करना सबसे अच्छा क्या होगा? तो इसमें सबसे अच्छा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फॉर्मिक, और फिर लास्ट में रहेगा। मतलब इन शॉर्ट कंक्लूजन दिमाग में रखो, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड से ही अच्छा होगा। अगर आपने 2 कार्बन इथेनोइक एसिड में कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डील कर रहे हो, इथेनोइक एसिड के साथ डील कर रहे हो, तो जो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड इथेनोइक एसिड हैं वो ज्यादा अच्छा एसिड होते हैं किससे? फॉर्मिक एसिड से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा विड्रॉइंग पावर लगा देंगे। और सिर्फ इथेनोइक एसिड लेना हो, सिर्फ इथेनोइक भी लेना हो तो भी इथेनोइक एसिड इससे पुअर ही होता है। हाँ, अगर आपने 3 कार्बन लिया, ध्यान दीजिएगा, 3 कार्बन लिया और यहां पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो, नो डाउट ये फॉर्मिक एसिड से कम होगा, लेकिन यहां पे अगर लगाओगे तो ये फॉर्मिक एसिड से ज्यादा ही होंगे। मतलब फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ 2 कार्बन वाले मतलब हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड इथेनोइक एसिड से कम होता है। जब 3 कार्बन बढ़ेगा तो जाके फॉर्मिक एसिड अच्छा होगा, भले ही इन लोगों में आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते रहिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, खासकर यहां तक। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अपने लिए थोड़ा खास हो गया, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस कर दिया आपके लिए, तो इसको हमें ध्यान रखना है। क्लियर? तो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं हमने वो यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कि मान लीजिए अपने पास है CH3SO3H, CH3COOH, HCOOH। अगर इन तीनों कंपेयर करना है तो अब इन दोनों में नो डाउट अभी हमने समझा एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में अच्छा कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। लेकिन अभी इन तीनों को लोगे तो ये कौन सा एसिड हो गया? सल्फोनिक एसिड। तो सबसे अच्छा क्या हो गया? सल्फोनिक एसिड। भले ये थोड़ा प्लस आई लग रहा है लेकिन SO3H तो अच्छा ही होगा। सबसे बढ़िया कौन हो गया? ए के बाद सी के बाद बी। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमने कंपेयर कर लिया। अब अगर मान लो कि कंपाउंड्स अपने पास एलिफेटिक ना देकर के एरोमेटिक कंपाउंड्स आए, अगर एलिफेटिक ना देकर के अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स आए तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। तो यहां पे समझते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें भी पहला सेम रूल है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa
एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जहां जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। ठीक है, वो कंक्लूजन याद है ना? क्योंकि सबसे अच्छा कौन होता है कंक्लूजन में? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, फिर एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर वाटर। अल्कोहल में कोई एक्सेप्शन आए तो क्या रखोगे? मिथेनॉल और वाटर। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सेप्शन क्या आएगा? बेंजोइक और फॉर्मिक। होना क्या चाहिए था? बेंजोइक। हमें ऐसा लगता है कि एरोमेटिक है, लेकिन फॉर्मिक और बेंजोइक में अच्छा कौन होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ये दो क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। इधर आते हैं तो मान लो अपने पास अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एरोमेटिक दिए गए, जैसे मान लो मैंने दिया एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, आसान सा, इसमें तुरंत हो जाएगा सॉल्व। सबसे बढ़िया कौन हो गया? ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। मान लो हमने लिखा यहाँ पे फिनॉल, जिस पे पैरा पे NO2 सब्स्टिट्यूटेड है। हमने लिखा फिनॉल पैरा पे NH2 सब्स्टिट्यूटेड है। हमने लिखा फिनॉल यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है। और हमने लिखा फिनॉल जहाँ पे CH3 सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमें इन ग्रुप्स का इफेक्ट चेक कर लेना है। चलो फटाक से रिकॉल करो। NO2 कौन सा इफेक्ट? -M -I, जहां पे -M विड्रॉ करता है। NH2 कौन सा इफेक्ट? +M -I, जहां +M डोनेट करेगा। Cl कौन सा इफेक्ट? +M -I, जहां पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा? -I। मिथाइल कौन सा? +H और +I, जहां डोनेट कौन करेगा? +H। तो हमें विड्रॉइंग चाहिए कि डोनेटिंग चाहिए? तो ये अच्छा है कि बुरा? ये अच्छा है। अच्छा है कि बुरा है? बुरा। ये और ये, तो हमें सबसे अच्छा कौन मिलेगा इधर? विड्रॉइंग वाला। सबसे अच्छा कौन विड्रॉ कर रहा है? ए के बाद सी के बाद डी के बाद बी, क्योंकि हमें तो डोनेट चाहिए ही नहीं। और सबसे बुरा कौन हो जाएगा? जो सबसे तेज सबसे स्ट्रॉन्ग डोनेट करेगा, +M सबसे स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर हमने ये जो क्वेश्चन कई बार लिखा है, मैं फिर इसको लिखने जा रहा हूं, याद करो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और सिर्फ फिनॉल में अगर कंपेयर करना हो तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता था। देखिएगा पहला क्या है? फर्स्ट वन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखें। तो यहाँ पे NO2 ऑर्थो पे क्या लगाएगा बेटा? -M -I, जिसमें डोमिनेट कौन करेगा बच्चा? -M। ये मेटा पोजिशन में सिर्फ क्या लगेगा? -I, सिर्फ -I। यहाँ क्या लगेगा? -M और -I, डोमिनेट क्या करेगा? -M। तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। ये दोनों स्ट्रांगली खींच रहे हैं क्योंकि -M यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। अब इन दोनों में अगर -M अच्छा है, इन दोनों में अगर -M अच्छा है और दोनों में -M कॉमन है, तो हम आंसर कैसे निकालने जाते हैं? -I से। और -I किसका अच्छा होगा? ऑर्थो वाले का, क्योंकि -I इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना नजदीक होगा उतना स्ट्रॉन्ग खींचेगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के हिसाब से आंसर देने जाऊं तो सबसे अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी, क्योंकि ये दोनों -M से तो खींच ही रहे हैं, एडिशनली -I लग रहा है, और इसमें सिर्फ -I लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन ये आंसर नहीं होता है। मतलब यहां से अगर देखने जाए तो पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हमें दिख रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सिर्फ अगर विड्रॉइंग ले रहा हूं, लेकिन स्टार लगाने का प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे कि H के साथ इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जिस H को निकाल के एसिडिक बन रहा था वो H निकलने का नाम ही नहीं लेगा। तो हमें ऑर्थो और पैरा में क्या अच्छा लग रहा था? ऑर्थो, लेकिन ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, तो अभी एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? सबसे अच्छा पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल और सिर्फ फिनॉल पीछे आ जाएगा। हम गलती से ये भी ना सोच दें कि सर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो पीछे चला गया, उसका थोड़ा पावर डिक्रीज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे पीछे चला जाएगा। मैंने इसका शॉर्टकट बताया था POM, याद है ना? पापा और मम्मी रटने के लिए। लेकिन याद है ऐसा नहीं कि पापा और मम्मी कहीं लगा के आ गए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल में सबसे अच्छा कौन हो गया? पैरानाइट्रोफिनॉल। थोड़ा कम कौन हो गया? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। रीजन क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और आपको याद दिला दूं, इसी वजह से ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है। क्या हो जाता है? स्टीम वोलेटाइल। इसलिए ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हैं। कौन सा डिस्टिलेशन से? स्टीम डिस्टिलेशन से। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सेम प्रैक्टिस अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे करने जाएं, लाइक हमने ले लिया यहाँ पे ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, हमने ले लिया यहाँ पे मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड, हमने ले लिया यहाँ पे पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, इसकी कॉमन नेम ऑर्थोटोलोइक एसिड भी होता है। ऑर्थोटोलोइक एसिड, मेटाटोलोइक एसिड एंड पैराटोलोइक एसिड। टोलोइन में और बेंजोइक एसिड को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? टोलोइक एसिड। अगर इस पे ये प्रैक्टिस करने जाएं तो बताओ CH3 ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट? प्लस H प्लस I। डोमिनेट कौन करेगा? प्लस H। मेटा पे सिर्फ क्या लगेगा? प्लस I, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक दोनों ही मेटा पे काम नहीं करते। पैरा पे क्या लगेगा? प्लस H और प्लस I। डोमिनेट कौन करेगा? प्लस H। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कौन नहीं चाहिए? डोनेटिंग की विड्रॉइंग? डोनेटिंग नहीं चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली तीनों ही क्या है? डोनेटिंग है। तो सबसे कम डोनेट कौन करेगा? ये प्लस H से भी डोनेट कर रहा है, प्लस I से भी कर रहा है। ये सिर्फ प्लस I से कर रहा है और ये प्लस H प्लस I दोनों से कर रहा है। तो सबसे कम डोनेट कौन कर रहा है? B, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है। और इन दोनों में ज्यादा डोनेट कौन कर रहा है? A ज्यादा डोनेट करेगा। क्यों? इन दोनों में प्लस H तो लग रहा है, प्लस I इसका नजदीक है तो और ज्यादा लगेगा। तो मतलब ये अपने लिए सबसे अच्छा हुआ कि सबसे बुरा हुआ? सबसे बुरा हुआ, क्योंकि हमें कैसे लोग चाहिए? विड्रॉइंग ग्रुप के डोनेटिंग ग्रुप? विड्रॉइंग ग्रुप। और है यहाँ पे क्या? डोनेटिंग। तो ए बी के बाद क्या हो गया? फिर बी के बाद आ गया सी, सी के बाद ए। ऐसा होता है? नहीं। अच्छा, क्या होता है? एक्चुअल ऑर्डर क्या है फिर? सबसे अच्छा ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी। सबसे अच्छा ये हो जाता है। और इसका रीजन क्या दिया था मैंने? SIR इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? या इसी कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? क्या लिखा है? ऑर्थो इफेक्ट। SIR का फुल फॉर्म बताओ? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या नाम बताया मैंने? अब ध्यान से सुन लेना, फिनॉल में नहीं लगता है, सिर्फ किस में लगता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो उसमें। तो इसमें होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब भी हमने एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड लिया, irrespective of its nature, electron donating, electron withdrawing, whatever the nature, doesn't matter, अगर हमने ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड लिया तो यहां पे इनके बीच में हो जाता है हिंड्रेंस। क्या हो जाता है? हिंड्रेंस दोनों के बीच। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े ग्रुप के बाजू में अगर कुछ भी लगाओगे तो ये बल्कि होने की वजह से इसके बीच में रिपल्सन हो जाएगा। और इस रिपल्सन होने की वजह से ये जो COOH ग्रुप है ये प्लेन छोड़ के भाग जाएगा। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे COOH लगा है और यहाँ पे Y लगा है, तो इसके बीच में रिपल्सन होगा तो ये जो बेंजीन रिंग से COOH लगा है ये तुरंत इस प्लेन से बाहर आ जाएगा। और प्लेन से बाहर आते ही रेजोनेंस कनेक्शन टूट गया, क्योंकि रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन क्या है? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। लेकिन यहाँ प्लेनर ना होकर कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होते ही इस Y का कुछ भी इफेक्ट इसके ऊपर काम नहीं करेगा। मीजोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना काम नहीं करेगा। मोर ओवर अगर मैं बात करूं, ज्यादातर मीजोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा। तो ये अच्छा एसिडिक कैसे हो गया? ये तो बुरा एसिडिक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ NO2 होता तो NO2 क्या लगाता भाई? -M। क्या लगाता? -M। तो फिर तो ये अच्छा कैसे हो गया? तो बुरा हो जाना चाहिए। तो मैंने समझाया था कि जैसे ये प्लेन टूटेगा, जैसे ही प्लेन के बाहर जाएगा तो इस प्लेन में अब सिर्फ ये लोग बचे, O- और बाजू में कौन? C डबल बॉन्ड O। अब सेम एज जैसे हमने अभी फॉर्मिक और एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड कंपेयर किया था कि इसको अकेले ही ये स्टेबलाइज कर सकता है, इसके एरोमेटिसिटी की आवश्यकता इसको नहीं है, क्योंकि इसकी जो एरोमेटिसिटी मिलती है साथ में एक नेगेटिव चीज मिलता है, उसका नाम क्या है? +M इफेक्ट। क्या मिलता है? +M। अभी समझाया था ना कि अगर बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड की बात करो, अच्छा कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। क्यों? फॉर्मिक एसिड में C डबल बॉन्ड हो, अकेला ही इसको स्टेबलाइज कर देता है। और यहाँ पे जब अकेला स्टेबलाइज हो गया तो इसके एरोमेटिसिटी की आवश्यकता नहीं है। तो इस इफेक्ट को नाम क्या देते हैं हम? SIR, स्टेरिक
इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, बोले तो स्टेरिक रीजन्स की वजह से रेजोनेंस के टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट। और ये अकेले ही अगर स्टेबलाइज कर सकता है तो हम बोल सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट इसका कॉमन कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, दे हैव हायर एसिडिक स्ट्रेंथ देन इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर। मेटा और पैरा आइसोमर से भी ज्यादा हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव की जो ग्रुप है वो डोनेटिंग है विड्रॉइंग है। देखो ये बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पे क्या लग गया, CH3, तो सीधा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। मैंने देखा ही नहीं कि CH3 डोनेटिंग था कि विड्रॉइंग था। सबसे अच्छा कौन हो गया, A। अब इन दोनों में अच्छा कौन है, तो इन दोनों में हमें डोनेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से डोनेशन हो रहा है और यहाँ प्लस H प्लस आई से हो रहा है। और हमें क्या नहीं चाहिए, प्लस H प्लस आई, हमें सिर्फ वैसे तो चाहिए माइनस आई, लेकिन है ही नहीं, तो प्लस आई सबसे कम होगा। तो सबसे कम अगर डोनेशन होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा, मतलब सबसे अच्छा कौन हो गया, A, फिर B, फिर C। लेकिन एक और चीज ध्यान रहे, यहाँ पे पढ़ाते समय समझाया था, तुम गलती से ये ना समझ लो, ये देखो ये लिया मैंने बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पे लगा दिया CH3, और ये लिया मैंने बेंजोइक एसिड, पैरा पे लगा दिया NO2। तुम्हें तो क्या आदत हो जाएगा SIR लगाने का। यहां पे SIR इफेक्ट है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन किससे बढ़ेगा, अपने ही मेटा और पैरा आइसोमर से, दूसरे से नहीं बढ़ जाएगा। तो यहां पे ये इसका आइसोमर है क्या, नहीं, यहां NO2 इसका आइसोमर नहीं है, यहां NO2 माइनस M इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट लगा रहा है। तो अगर मैं यहां पे कंपेयर करूंगा तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, NO2 वाला। रीजन क्या है, ये ऑर्थो में SIR तो लग रहा है, लेकिन SIR लगने की वजह से ये अपने ही मेटा और अपने ही पैरा से ज्यादा होगा, किसी के भी मेटा और किसी के पैरा से नहीं ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है कि NO2 माइनस M बहुत स्ट्रांग लगाएगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये लाइन पढ़ना ज्यादा जरूरी है। देन इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर, आइसोमर समझते हो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। तो इन दोनों से ही ये ज्यादा होगा, इन दोनों से ज्यादा नहीं होगा। या NO2 या कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं नीचे लगा दूंगा, उस समय वो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो बेंजोइक एसिड अच्छा नहीं हो सकता। क्लियर। तो ये हो गया कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करोगे, सिर्फ पैरा पे लगेगा तो सिंपल आपको विड्रॉइंग पावर देखना है, जिसमें विड्रॉइंग अच्छा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा। ये एक नाइट्रोफिनॉल्स वाले क्वेश्चन है जो आसान आते हैं, कर लेना है। SIR इफेक्ट तभी सोचना है, दिमाग में फिक्स कर लो, SIR इफेक्ट तभी सोचना है जब बेंजोइक एसिड हो। क्या हो, बेंजोइक एसिड। फिनॉल के ऑर्थो पे कुछ भी लगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब एक बार मैंने क्वेश्चन दिया था और सब घूम गए थे, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, लड़ाई करने लगे SIR नहीं लगेगा सर। क्यों सर, क्योंकि फिनॉल के ऑर्थो पे COOH है। तो अब मैं इसको फिर शुद्ध भाषा में मूर्ख बोलूंगा, इसको ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, 1 2 पे ही तो है। तो ये इसके ऊपर ऑर्थो ने लगाएगा, लेकिन ये तो इसके ऊपर लगा सकता है, मतलब ये OH और COOH के बीच में हिंड्रेंस हो जाएगा। तो अभी भी इसमें कौन सा इफेक्ट रहेगा, ऑर्थो। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो ये बनाया गया यही फिनॉल है सिर्फ, तुम्हें ऐसा लगता है ये जो बनाया गया यही फिनॉल है, ये जो बनाया गया यही बेंजोइक एसिड है। अगर यहाँ OH लगा के इधर बनाऊंगा तो ये फिनॉल के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, जबकि ये क्या है, बेंजोइक एसिड के ऊपर OH है। तो ध्यान देना है कि हमें कहीं गलती ना हो जाए, हमें पता तो है लेकिन अप्लाई करना है कि नहीं करना और कैसे करना इंपॉर्टेंट है। तो दिमाग में सेट करो, अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड हो, उसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा ड्यू टू SIR इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ये होता है समाप्त। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज पढ़ा है उसका ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है बेसिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान दो, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर खाली बस रिकॉल कर लेना है और कुछ भी नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हम यहां सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट केस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और खासकर जो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा वो अमाइंस होंगे, अमाइड्स होंगे, अमाइंस होंगे और अमाइड्स होंगे, इनका बेसिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर करेंगे।
तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब निकालना चाहते हो अमाइंस और अमाइड्स का, तो सिंपली इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर। जो जितना अच्छा लोन पेयर दे सकता है वो उतना ही अच्छा बेस होगा। जैसे मान लो कि अपने पास अगर मुझे कंपेयर करना हो एक एलिफेटिक अमाइन कंपेयर करना हो और एक एरोमेटिक अमाइन कंपेयर करना हो, और मुझे बताना हो कि बताओ अच्छा बेस कौन है, कैसे मालूम चलेगा? तो एलिफेटिक अमाइन आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। ऐसा एलिफेटिक अमाइन जिसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में हो, डीलोकलाइज हो, और ऐसा एलिफेटिक अमाइन जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं हो। मतलब यहाँ पे डीलोकलाइज लोन पेयर है, डीलोकलाइज लोन पेयर है, और यहाँ पे लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर। और एरोमेटिक अमाइन बनाओगे तब तो बहुत ज्यादा डीलोकलाइज लोन पेयर होगा। ये यहाँ पे एरोमेटिक लोन पेयर है। तुम्हें क्या लगता है लोन पेयर डोनेट करने के लिए लोन पेयर का लोकलाइज होना जरूरी है या घूमते रहना जरूरी है? लोकलाइज। अगर घूमता रहेगा तो एसिड किसको आके चुराएगा पता नहीं चलेगा। एसिड को आके लोन पेयर चुराना है और लोन पेयर घूम रहा है घर घर में, तो उसके लिए ढूंढना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा लोन पेयर तभी डोनेट हो सकता है जब लोन पेयर क्या हो, फिक्स हो, लोकलाइज्ड हो, तो ही अच्छे से लोन पेयर डोनेट हो सकता है। तो बताओ सबसे अच्छा लोकलाइज्ड लोन पेयर कहाँ है? इसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर में, इधर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और इधर एरोमेटिक लोन पेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में सबसे अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ होगा, तो क्या बोलोगे? सबसे अच्छा लोकलाइज्ड लोन पेयर, फिर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब रेजोनेंस वाला लोन पेयर, और फिर लास्ट में एरोमेटिक लोन पेयर। कौन सा लोन पेयर? एरोमेटिक लोन पेयर। अगर मैं साथ में अमाइड भी दे दूं तो अमाइड कैसे दिखते हैं बेटा? एसिड अमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2। यहां तो तुम छू भी नहीं सकते। एक तो ये रेजोनेंस में है लोन पेयर, और साथ में बाजू में कौन जुड़ा है? हाथी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या इस लोन पेयर को तुम चुरा सकते हो? एक तो पहले ही रेजोनेंस में है, ऊपर से रेजोनेंस किसके घर में बैठा है जिसके घर से चुराना बहुत मुश्किल है, वो अपने पास ही रखेगा लोन पेयर को, वो जाने ही नहीं देगा। इसलिए हम बोल सकते हैं एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन और अमाइड में सबसे अच्छा कौन होगा? एलिफेटिक अमाइन, फिर एरोमेटिक अमाइन, फिर अमाइड। और एलिफेटिक अमाइन में भी कौन से लोन पेयर? जो लोकलाइज लोन पेयर है, फिर रेजोनेंस डीलोकलाइज, फिर एरोमेटिक, और सबसे बुरे कौन होते हैं? अमाइड्स। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंक्लूजन है कि उनका बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखोगे। सेकेंड पॉइंट, मान लो अपने पास सिर्फ अमाइंस ही दिए गए हों, RCH2NH2, और यहां कोई ग्रुप जुड़ा है, सपोज Y ग्रुप जुड़ा है। What should be the role of this Y group? It must be an electron donating group or electron withdrawing group. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लोन पेयर को हमें डोनेट करना है, तो इसको इलेक्ट्रॉन पुश करना चाहिए कि पुल करना चाहिए? पुश करना चाहिए। जितना अच्छे से डोनेट करेगा उतना ही अच्छे से ये लोन पेयर आगे डोनेट हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट हम समझ सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। थर्ड पॉइंट, जस्ट लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को हम भी कंपेयर कर सकते हैं pKb से। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को किससे कंपेयर किया है? pKa से। अच्छे एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का pK क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे भी अच्छे बेस का pKb क्या होगा? कम होगा। तो बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। तो ये कुछ इनिशियल कंसेप्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया कैसे हमें बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है। अगर अपने पास अमाइंस वगैरह है तो पहले ही आप देख सकते हो कौन अच्छा बेसिक होगा, कौन बुरा बेसिक होगा, कैसे करना है। अब इसको थोड़ा डिटेल स्टडी में जाएंगे तो इसको भी हम दो केस में सीखने वाले हैं। सबसे पहला है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक अमाइंस की बात कर लेते हैं, एरोमेटिक को छोड़ते हैं। ध्यान देना, इसे मैंने बताया था अगर अपने पास 1 डिग्री अमाइन हो बोले तो RNH2, 2 डिग्री अमाइन हो बोले तो R2NH, 3 डिग्री अमाइन हो बोले तो NR3, और मुझे इसका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो कि अच्छा बेस कौन होगा, तो हमें यहां लग रहा है कि सर R जो है इधर प्लस I लगाएगा,
इधर दोनों तरफ से R प्लस आई लगाएंगे, इधर तीनों तरफ से जो R है वो प्लस आई लगाएंगे। तो इस हिसाब से सबसे अच्छा डोनेशन पावर किसका होना चाहिए? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब जब आप इसको पानी में डालते हो, H2O में डालते हो, तो एक बेस क्या करता है? लोन पेयर देता है। क्या करता है? लोन पेयर देता है। या वाइस वर्सा, अगर H प्लस के साथ में जाऊं तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जो अच्छे बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। जैसे आपने लिखा है ना, बेसिक स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर या सिंपल एबिलिटी टू एक्सेप्ट H प्लस, ये दोनों ही इसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर एक्वस फेज में अगर मैं इनका बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने जाऊंगा तो हमें ऐसा लगेगा कि सर सबसे अच्छा बेस इसमें 3 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री में तीनों तरफ से पुश मिल रहा है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लेकिन यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर से काम नहीं चलता है। एक और फैक्टर मैंने बताया, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था साइज फैक्टर। कौन सा फैक्टर? साइज फैक्टर। देखो भाई, अगर कोई एसिड यहां पे अटैक करने आएगा, नो डाउट इसको लोन पेयर मिलेंगे। बाहर से देख ये पता किया तो बाहर से मालूम चला यहाँ 1 लाख रुपए है, यहाँ 2 लाख रुपए है, यहाँ 3 लाख रुपए है। तो बाहर से देखने पे कहां देख के मजा आ गया? 3 लाख में कि यहाँ पे मिल जाएगा तुरंत। और जब वो आया 3 लाख रुपए चुराने के लिए, तो देखो ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर छुपा है। तो चाह के भी 3 डिग्री में अटैक नहीं कर सकता या आसानी से इसको चुरा नहीं सकता। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो 3 डिग्री में नो डाउट बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छा मौका है लोन पेयर चुराने का, लेकिन जगह ही नहीं मिलेगा चुराने के लिए। तो इसीलिए अगर मैं दोनों की स्ट्रेंथ को, अगर दोनों फैक्टर को अगर मैं एक साथ मिलाऊं, बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा अमाइंस का, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस फेज, कुछ नहीं बोला होता है तो एक्वस फेज में ही चलते हैं। इन एक्वस फेज वो क्या होता है? तो वो डिपेंड करता है आर पे। किस पे डिपेंड करता है? आर पे। अगर बेटा RCH3 है, मिथाइल है, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ देखा गया है वो क्या है? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर R इथाइल है, C2H5 है, अगर R क्या है? इथाइल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या समझाया था? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। इसको याद करना में सिखाया था कि 213 कम डिजिट है और मिथाइल के लिए एप्लीकेबल होगा। इथाइल थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे? 231, है ना? 213, 231, 213, 231 किसके लिए अप्लाई करोगे? छोटा वैल्यू छोटे साइज के लिए, बड़ा वैल्यू बड़े साइज के लिए याद करने के लिए। लेकिन जैसे ही गैसियस फेज में जाएंगे आप, गैसियस फेज में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं थोड़े डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं, यू नो डैंगलिंग, फ्लोटिंग बॉन्ड्स होते हैं थोड़े थोड़े, तो उतना ज्यादा साइज का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा थोड़ा फ्लोटिंग बॉन्ड्स होंगे। तो गैसियस फेज में हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और लास्ट में क्या हो जाता है? अमोनिया। मतलब यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ता है, H प्लस को उतना ज्यादा अटैक ही नहीं करना है गैस फेज में। गैस फेज में तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं चुराने के लिए। तो इसलिए ये हो गया इसका एग्जैक्टली ऑर्डर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिफेटिक अमाइन में अगर आपको पढ़ना है। तो अगर अपने पास एलिफेटिक अमाइन है तो आप देखना कि एलिफेटिक अमाइन 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री में आपको क्या देखना है। अगर मिथाइल है तो ऑर्डर क्या लिखोगे? 213, और इथाइल है तो क्या लिखोगे? 231। मैंने ये भी समझाया था कि ये प्रोपाइल के लिए भी एप्लीकेबल है जो मिथाइल वाला है। तो ये हमने समझ लिया। अब जो मैं कंक्लूजन है वो समझा देता हूं, कैसे हम सीक्वेंस रूल लगाएंगे टू चेक बेसिक स्ट्रेंथ। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन चेक करना है तो क्या क्या हमारे पास सीक्वेंस रूल होना चाहिए? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो लोकलाइज लोन पेयर होता है। कौन सा लोन पेयर होता है भाई? लोकलाइज लोन पेयर। ध्यान देना, कौन सा लोन पेयर? लोकलाइज लोन पेयर, मतलब जो रेजोनेंस में है कि नहीं है। और लोकलाइज में भी सबसे पहले क्या चेक करोगे? लोकलाइज में सबसे पहले हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें सबसे अच्छा होना चाहिए sp3, फिर sp2, फिर sp, क्योंकि हमें पता है sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अच्छे से खींच नहीं सकता। और लोकलाइज में अगर हाइब्रिडेशन से काम नहीं चल रहा है, फिर किस पे जाओगे? इंडक्टिव इफेक्ट पे। किस पे जाओगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने सीखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होता है? लोकलाइज लोन पेयर। फिर अगर लोकलाइज नहीं लोन पेयर नहीं है तो फिर कौन सा होता है? जो लोन पेयर किसमें है?
रेजोनेंस में, रेजोनेंस लोन पेयर उससे थोड़ा वीकली बेसिक होता है। और सबसे पुअर कौन होता है? एरोमेटिक लोन पेयर, एरोमेटिक लोन पेयर। अगर अमाइंस की बात करो सबसे अच्छा कौन है? लोकलाइज लोन पेयर, फिर कौन है? रेजोनेंस वाला लोन पेयर, फिर कौन है? एरोमेटिक लोन पेयर। ये कैसा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान देना। और सबसे बुरा पहले ही मैं कंपेयर कर चुका हूं, अगर इनसे भी बुरा अपने को देखना है तो क्या हो जाएंगे? अमाइड्स, ये सबसे बुरे होंगे। तो यहां जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो अगर अपने सामने क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेना है, खाली ये पता होना चाहिए तो हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इनफैक्ट 12th में अगर अमाइन चैप्टर में अगर अपने कंपेयर करना होगा तो इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है कि एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। तो आपको कैसे एक्वस फेज में लिखना है, कैसे कंपेयर करना है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर या एबिलिटी टू एक्सेप्ट H+। एक्वस फेज में कौन अच्छा डोनेट करेगा, मतलब कौन अच्छा बेसिक होगा, वो डिपेंड करता है आर के साइज पे। अगर आर मिथाइल है तो सबसे अच्छा कौन होगा? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। इथाइल है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। और अगर सब कुछ मिक्स है, अमाइंस भी हैं, अमाइड्स भी हैं, एरोमेटिक अमाइंस भी हैं, तो फिर हमें यहाँ पे ये सीक्वेंस रूल लगाना पड़ता है। तो जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो हमने लिया CH3NH2, देखो इधर CH3 CH2 NH2, बताओ अच्छा बेस कौन है? फटाक से बताओ। दोनों लोकलाइज लोन पेयर हैं कि डीलोकलाइज? दोनों लोकलाइज हैं कि डीलोकलाइज? लोकलाइज, रेजोनेंस तो है नहीं, तो कैसे लोन पेयर हैं? लोकलाइज। तो कौन सा इफेक्ट लगाओगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की विड्रॉइंग? डोनेटिंग। कौन अच्छा डोनेट करेगा? बी। क्यों? 2 कार्बन का प्लस आई है और इसमें 1 कार्बन का प्लस है। देखो मैंने यहाँ पे देखा, लोकलाइज लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन तो सबका सेम है, sp3 sp3। तो यहाँ पे अगर जाओगे तो फिर किस पे जाना पड़ेगा? इंडक्टिव। तो नो डाउट ये बी सबसे अच्छा होगा। सेकेंड क्वेश्चन ले हम, अगर CH3NH2 NH CH3 CH3 और N CH3 CH3 CH3, तो ये सारे के सारे एलिफेटिक अमाइन है, लोकलाइज लोन पेयर वाले। ये 1 डिग्री लोन पेयर, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री अमाइन है। तो बताओ सबसे अच्छा कौन होगा? तो हमें देखना पड़ेगा कि आर यहाँ क्या है। आर क्या है बेटा? मिथाइल। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और यह जैसे C2H5 करूं, ET कर दूं, C2H5 इथाइल, तो क्या बन जाएगा सबसे बढ़िया? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, C बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NH2, C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 और एनिलीन। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां लिख रहा हूं उतने ही क्वेश्चंस आते हैं और उतने ही क्वेश्चन आएंगे। आपको ढंग से समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बताइए जरा कैसे करें। ये सब मिक्स है तो अपन निकालेंगे वहां से सबसे अच्छा कौन होगा? लोकलाइज लोन पेयर। कहां लोकलाइज लोन पेयर है बेटा? 1 पे लोकलाइज है, रेजोनेंस में नहीं है, पाई बॉन्ड क्वाड्रेंट पे नहीं है, तो ये लोकलाइज हो गया। फिर ये हो गया रेजोनेंस वाला लोन पेयर, है कि नहीं? रेजोनेंस वाला लोन पेयर हो गया। ये कैसा हो गया? अमाइड, ये तो अमाइड ही है। और ये कैसा हो गया? एरोमेटिक लोन पेयर। तो सबसे अच्छा कौन हो गया? ए के बाद बी के बाद डी के बाद सी, सबसे बुरा अमाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए अभी हमने ये लिया, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। C बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NH2, NH2 C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड CH3 और NH2 C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड NH2। ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था और ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें समझाया था कि ये लोकलाइज लोन पेयर, रेजोनेंस में नहीं है ना। कैसा लोन पेयर है बेटा? लोकलाइज लोन पेयर। ये कैसा है? डी लोकलाइज लोन पेयर, रेजोनेंस में है। यहां पे भी लोन पेयर कैसा है? रेजोनेंस में। यहां का लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड। और ये कैसा है? डी लोकलाइज। लेकिन इसमें अच्छा है, ये रेजोनेंस ही हमें मदद करेगा। देखो कैसे, ये डी लोकलाइज होगी कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। तो मतलब यहां पे अपने पास, इसको आसान सी भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूं कि रेजोनेंस की वजह से यहीं पहुंचेगा, तो ये अपने लिए लोकलाइज के साथ साथ एक और लोन पेयर लेके आएगा। मतलब इसको मैंने नाम दिया था, इसका क्या नाम था? सुपर लोकलाइज। क्या नाम दिया था इसको मैंने? सुपर लोकलाइज। ये वाला लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है ही,
और ये एक एडिशनल लोन पेयर अपने पास लेके आएगा तो अपने लिए अच्छा हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था, वैसे ही सेम कहानी, ये वाला लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है और दोनों तरफ वाले लोन पेयर कैसे हैं भाई, डी लोकलाइज, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे है, तो ये भी यही पहुंचेंगे, ये भी यही पहुंचेगा। इसका मैं नाम दिया था बम्पर लोकलाइज्ड। तो सबसे बढ़िया कौन हो गया, डी, क्योंकि हर तरफ से लोन पेयर मिल रहा है, फिर सी, फिर ए, फिर बी। देखो कभी कभी रेजोनेंस अपने को अच्छा इफेक्ट भी क्रिएट करके देता है। देन उसके बाद से हम बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। देखो हमने लिया यहां पे एनिलीन, हमने लिया इधर पिरिडीन, नेक्स्ट लिया हमने पिपिरिडीन, नाम याद होना चाहिए, देख लेना। एंड देन हमने लिया ऑक्सोपिपिरिडीन, बोले तो नाइट्रोजन में ही सब्स्टिट्यूशन कर दिया ऑक्सीजन का। सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ये रेजोनेंस में है कि नहीं, और इनफैक्ट ये कैसा है, एरोमेटिक। ये लोन पेयर रेजोनेंस में है कि नहीं, नहीं है, फिक्स्ड है, याद करो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दोनों तरफ से होना चाहिए, तो ये लोकलाइज लोन पेयर है। कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर। व्हाट अबाउट दिस, क्या यहां रेजोनेंस है, नहीं, क्या यहां रेजोनेंस है, नहीं, तो इन तीनों में ही लोकलाइज 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 है, ये भी लोकलाइज लोन पेयर है, ये भी लोकलाइज लोन पेयर है, ये भी लोकलाइज लोन पेयर है। तो जब लोकलाइज लोन पेयर अपने को मिल जाए तो उसमें पहला रूल क्या लगाने का, हाइब्रिडाइजेशन। बताओ हाइब्रिडेशन क्या है इसका, कितने बॉन्ड पेयर, 1 2 3, एक लोन पेयर, यहां भी बॉन्ड पेयर 1 2 3, एक लोन पेयर, तो ये भी sp3 है और ये भी क्या है बच्चा, sp3, और ये क्या है, sp2। ध्यान रहे, इसका नाम क्या है बेटा, एनिलीन, इसका नाम पिरिडीन, इसका नाम पिपिरिडीन। तो ध्यान रहे स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, इसका नाम बोलो पिरिडीन, हाँ पायरिडीन या पिरिडीन आप बोलते हैं उसको। अब बताओ ये sp3 sp3 sp2 आ गया, तो अब यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर है, सबसे बुरा बेस कौन हो गया, ए सबसे बुरा बेस हो गया। और नो डाउट ये जो CD है, ये जो CD है ये तो अच्छे ही होंगे किससे, बी से, क्योंकि ये sp2 हो गया और ये दोनों sp3 हैं। देखो हमें समझ में आया sp3 ज्यादा अच्छा बेस होता है sp2 से। अब इन दोनों फिर क्या लगाओगे, सेम अगर हाइब्रिडेशन आ गया तो क्या लगाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां सिर्फ कार्बन 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 है तो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई, और यहाँ ऑक्सीजन भी है तो क्या लगाएगा, माइनस आई, ये खींच लेगा, लेकिन ये लोग नहीं खींचेंगे। तो इन दोनों में अच्छा कौन हो गया, सी। तो सबसे बढ़िया कौन हो गया, सी, फिर कौन हो गया, डी, फिर कौन हो गया, बी, देन ए। क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात क्या है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन ही हर साल लगभग रिपीट होते हैं। तो तुम्हें सीक्वेंस में देखना है, सबसे आगे उनको कर लो जो लोकलाइज लोन पेयर है, और लोकलाइज में 2 रूल लगा दो, हाइब्रिडेशन और फिर इंडक्टिव। हाइब्रिडेशन जिसका अच्छा होगा sp3 होगा वो सबसे आगे, और उसके बाद अगर मैच नहीं हो रहा, 2 लोग sp3 या 2 लोग sp2 आ, तो क्या लगा लोगे, इंडक्टिव इफेक्ट लगा दोगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं बेंजाइल अमाइन बनाइए, इसका चेक करिए, बेंजाइल अमाइन। नेक्स्ट बनाइए एनिलीन, और नेक्स्ट है एन मिथाइल एनिलीन। तो सबसे अच्छा कौन होगा, तो बेंजाइल अमाइन बताओ क्या बनाओ, हाउ टू ड्रॉ बेंजाइल अमाइन, बेंजीन, कार्बन, NH2। सेकंड कैसे बनाएंगे, ये तो आसानी है। फिर थर्ड एन मिथाइल एनिलीन, तो ये NH फिर CH3। तो बताओ कौन लोकलाइज्ड है, ए लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डी लोकलाइज्ड है, लोकलाइज, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बी वाला कैसा, डी लोकलाइज, एरोमेटिक। ये भी कैसा है, डी लोकलाइज। तो सबसे अच्छा तो ए हो गया, बी और सी में बता दो, सी और बी या बी और सी, क्यों सी और बी, ये दोनों ही यहाँ पे ये CH3 का इफेक्ट क्या लगाएगा, प्लस आई, क्या लगाएगा, प्लस आई। तो सबसे अच्छा ए के बाद सी के बाद बी। इन क्वेश्चंस को ढंग से ऑब्जर्व कर, इतने ही क्वेश्चन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और ये अपने को पता होना चाहिए। कैसे मैंने बाइफरगेट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, आपको क्या याद है और आप कैसे अप्लाई करते हो
दोनों में बहुत अंतर होता है। और गलती से अगर दो सीक्वेंस सेम मिल गए आगे के 2-3 वाले, वैसे तो हम क्या समझते हैं, ऑड एंड ऑड आउट कर लेंगे, को थोड़ा यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा सर कि किसका ज्यादा किसका कम, उससे हो जाएगा। लेकिन आजकल वो लोग भी स्मार्ट हो गए हैं, 2-3 ऑप्शंस ऐसे देते हैं कि वो आपको थोड़ा सा जज करने में समस्या होगा, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो फटाफट हो जाएगा। तो ये हो गया एलिफेटिक अमाइंस में कैसे देखना है। बात करूं अगर एरोमेटिक अमाइंस का, कि अगर अपने सामने सिर्फ एरोमेटिक अमाइंस है तो 3 पॉइंट है, 3 को बस ध्यान देखना है। अगर अपने सामने सिर्फ एरोमेटिक अमाइंस आ गए तो कैसे करोगे, तो देखो बेटा, पहला पॉइंट, इसमें भी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो लोग पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अच्छा बेस को बढ़ाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। सेकेंड पॉइंट, ये देखो सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट में अगर अपने पास 1 डिग्री अमाइन है और वो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड 1 डिग्री अमाइंस आर लेस basic than its para and meta isomer। ये देखो क्या लिखा है मैंने, जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में SIR पढ़ा था वैसे ही हमने यहाँ पे दूसरा इफेक्ट पढ़ा। इस इफेक्ट का नाम है SIP इफेक्ट। क्या नाम है बोलो? SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर अपने पास 1 डिग्री अमाइन है तो 1 डिग्री, और भी कैसे, एरोमेटिक अमाइन की बात चल रही है, एरोमेटिक अमाइन की बात चल रही है। मतलब अगर अपने पास एनिलीन है और इसके ऑर्थो पे आपने कोई ग्रुप जोड़ दिया तो ये बेसिक कम क्यों हो गया? देखो अब ये भी छोटा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, तो SIR होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। NH2 बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है तो SIR होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहां Y पे कोई ग्रुप जोड़ दोगे तो अच्छा बेस क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन आता है, यहां पे प्रोटॉन आता है और इसका लोन पेयर लेके भाग जाता है। लेकिन जैसे यहां पे कोई ग्रुप लगता है ये प्रोटॉन को अटैक करने ही नहीं देता है। मतलब इस हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोटॉन का एडिशन नहीं हो पाया, इसलिए इसका नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटॉन का एडिशन उसने रोक दिया, स्टेरिक कंडीशंस की वजह से इनहिबिट कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये अच्छा बेस हुआ कि बुरा बेस हुआ? बुरा बेस हो गया। क्यों बुरा बेस हो गया भाई? क्योंकि यहां पे इसने प्रोटॉन लेने ही नहीं दिया, प्रोटॉन को लोन पे लेने नहीं दिया। तो मतलब अपने पास, इसके एग्जांपल से करूं मैं, अगर अपने पास ऑर्थोटोल्यूडीन है, डू यू नो टोल्यूडीन, ये एनिलीन के ऑर्थो पे CH3, ऑर्थोटोल्यूडीन। अपने पास अगर मेटाटोल्यूडीन है, अगर अपने पास पैराटोल्यूडीन है और अपने पास सिर्फ एनिलीन है तो सबसे बुरा A हो जाएगा। रीजन कौन सा इफेक्ट मैंने बताया? SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट। अब बाकी लोगों में इफेक्ट चेक करो। मेटा पोजीशन है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा भाई? +I। पैरा पे CH3 है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? +H+I। हमें डोनेटिंग वाले लोग चाहिए कि विड्रॉइंग वाले? डोनेटिंग वाले। सबसे अच्छा कौन डोनेट करेगा? C के बाद B, इसमें कुछ नहीं है D, और सबसे बुरा कौन हो गया? A। लेकिन यहीं पे कहानी अलग हो जाएगा। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस आए तो this ortho substituted aromatic amine will be more basic, ये देखो, more basic than its meta and para isomer, ये अलग कहानी है। जो तुम सीख रहे हो आज वो 0 से लेके 100 तक का स्केल है, तुम्हें उतना ही ग्रेस्प करना है जितना मैं बता रहा हूं। डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं अपना पूरा नॉलेज तो आपके अंदर उतार नहीं सकता। रीजन है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और अल्टीमेटली हमें 4 मार्क्स मिल जाए। समझ रहे हो ना? अल्टीमेटली हमें 4 मार्क्स मिल जाए, हम समझ पाए। तो यहाँ बैठ के मैं आपको PhD भी नहीं करा सकता कि सब कुछ बता दिया और याद कुछ नहीं है। तो इसलिए तुम देखो ध्यान से, तो मैं सिर्फ पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ कि आपको क्या समझना है। क्या अंदर की बात है तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कितना जरूरी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मैं आपको शुरू से 11th में जब आए थे तब से बोलते आ रहा हूँ कि नीट के लिए या कोई भी एग्जाम जो देते हो, जेई नीट व्हाटएवर आप देते हो, उसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि आपने कितनी बार रिवाइज किया है रादर देन कितना पढ़ा है। तो ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा बार पढ़ोगे आपको याद रहेगा तो ही काम आएगा, क्योंकि एग्जाम किसको देना है? तुम्हें। एग्जाम मुझे देना नहीं है, तो तुम्हें अगर देना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो अमाइंस होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस, ये ज्यादा बेसिक हो जाते हैं, लेकिन 1 डिग्री कम बेसिक हो जाता है। तो 1 डिग्री का रीजन क्या दिया था मैंने? SIP इफेक्ट। SIP का फुल फॉर्म स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। SIR लग नहीं पाया क्योंकि छोटा सा ग्रुप है, लेकिन इसमें कौन सा इफेक्ट लगता है? SIR इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट? SIR। कैसे? तो अब यहां देखो, यहां पे अगर आपने NH के बाजू में कोई CH3 या कुछ भी लगा दिया और अब आपने Y पे यहां ग्रुप लगाया, तो प्रोटॉन छोड़ो, वहां अटैक करने से पहले ही इनके बीच में लड़ाई पिटाई हो जाती है। मतलब यहां पे तुरंत क्या हो जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कौन प्लेन छोड़ के भाग जाएगा? NHR प्लेन छोड़ के भाग जाएगा। देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहाँ पे NHR प्लेन छोड़ के ही भाग गया, मतलब इसका रेजोनेंस कनेक्शन टूट गया कि बचा हुआ है? तो जब रेजोनेंस में था तो कैसा था भाई? एरोमेटिक डीलोकेलाइज लोन पेयर था, डीलोकेलाइज लोन पेयर था। लेकिन जैसे प्लेन छोड़ के भागेगा अब कैसा हो जाएगा? लोकेलाइज हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में है ही नहीं। और लोकेलाइज होने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया कि बेसिक स्ट्रेंथ घट गया? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, क्योंकि लोकेलाइज तो ज्यादा अच्छे बेस होते हैं किससे? डीलोकेलाइज से। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, यहां पे NHCH3 और यहां पे CH3 है, NHCH3 और मेटा पे CH3 है, NHCH3 और पैरा पे CH3 है। ठीक, कितना डिग्री अमाइन है बेटा? 2 डिग्री अमाइन है। और 2 डिग्री में ऑर्थो का तुरंत सबसे ज्यादा कर देना है। अब बाकी लोगों में इफेक्ट चेक कर लो, इसमें कौन सा इफेक्ट है? +I। इसमें कौन सा इफेक्ट है? +H। सबसे अच्छा A के बाद C के बाद B। और अगर बेसिक क्वेश्चंस आए, ऑर्थो की बात नहीं चली। देखो SIP SIR दिमाग में इधर बैठाओ। SIP SIR तभी लगाना है जब ऑर्थो पे कुछ जुड़ा हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ में कहां सोचना है? बेंजोइक एसिड के केस में। बेसिक स्ट्रेंथ में कहां सोचना है? एनिलीन एरोमेटिक अमाइन के केस में, कि 1 डिग्री है तो क्या होगा, 2 डिग्री तो क्या होगा। अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। देखो यहाँ पे एनिलीन है, यहां जुड़ा है OH, एनिलीन यहां जुड़ा है मान लेते हैं NO2, नेक्स्ट है नीचे जुड़ा है OCH3, और नेक्स्ट है नीचे जुड़ा है क्लोरीन। तब तो ये बहुत सिंपल हो गया, इसमें SIP SIR कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा इफेक्ट चेक करो। बताओ OH कौन सा इफेक्ट लगाता है भाई? +M -I, +M डोमिनेटिंग। NO2 कौन सा इफेक्ट? -M -I -M डोमिनेटिंग। OCH3 लोन पेयर है तो +M -I +M डोमिनेटिंग। क्लोरीन +M -I हेलोजन है तो -I डोमिनेटिंग। तो कौन कौन लोग डोनेट कर रहे हैं? A और C। कौन विड्रॉ कर रहा है? B और D। तो हमें विड्रॉइंग चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? डोनेटिंग। तो बताओ क्या हो जाएगा सबसे बढ़िया? A के बाद C के बाद D और D के बाद B, क्योंकि हमें विड्रॉइंग सबसे लीस्ट। अच्छा, B सबसे अच्छा, D और D के बाद क्या हो जाएगा? B, क्योंकि हमें नो डाउट यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ में अगर लिखेंगे तो सबसे अच्छा हो जाएगा OH और OCH3 में किसका होता है? A के बाद क्या होगा? C। ये कम खींच रहा है तो इसके बाद से क्या आएगा? D, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? B, क्योंकि NO2 का -M बहुत ज्यादा है। पहले क्या लिखा था? अच्छा, तो ACDB हो जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे खत्म होता है, और जो इस टॉपिक के, इस चैप्टर के जो मेन कंसेप्ट थे वो आपको सिखा दिया। अब लास्ट में ये जो हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन सीखा था वो देख लो। केस नंबर 7, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता था? तो जब भी आप किसी पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड करते हो, जब भी किसी डबल बॉन्ड पे आप हाइड्रोजन ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, तो ये हाइड्रोजनेट हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और उसमें कुछ एनर्जी रिलीज हो जाता है। डेल्टा H जो होगा वो नेगेटिव होगा। मैंने आपको ये एक चीज समझाई थी कि अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू लिखना चाहते हो
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड पे जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो कितना आता है, -29 किलो कैलोरीज पर मोल। तो जब हम पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड तोड़ोगे उतना ही अच्छा क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखना हो तो सीक्वेंस क्या लिखते थे, सीक्वेंस रूल क्या है, सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पाई बॉन्ड सेम है, सब में दो 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 पाई बॉन्ड है, तो अगर पाई बॉन्ड सेम है तो फिर आपको जाना पड़ता है स्टेबिलिटी पे। किस पे, स्टेबिलिटी पे। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी, मतलब जिस अल्कीन की स्टेबिलिटी कम है वो जल्दी टूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन जो स्टेबल ज्यादा है उसको तोड़ने में आपको एनर्जी देना पड़ जाएगा, रिलीज थोड़ा कम होगा। मतलब हम लिख सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम। सबसे बड़ा सवाल कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो इसमें समझाया था, अगर एक पाई बॉन्ड है, अगर एक पाई बॉन्ड है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन से जाओ, बोले तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। और अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है मतलब वहां पे आपको डाईईन्स अगर है, क्या है, डाईईन्स या पॉलीईन्स है, तो हमें देखना पड़ता है सबसे स्टेबल कौन होता है। सबसे स्टेबल वो होता है जो रेजोनेंस में होता है। कौन होता है, रेजोनेंस में, मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सबसे स्टेबल होता है। फिर उसके बाद से आइसोलेटेड डबल बॉन्ड स्टेबल होता है, और सबसे लेस स्टेबल क्यूमुलेटेड होता है। क्यूमुलेटेड समझते हो, जो लगातार पाई बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला स्टेबल होगा, किससे, आइसोलेटेड से, वो पाई बॉन्ड जो दूर दूर है। और सबसे कम स्टेबल होता है जो लगातार डबल बॉन्ड आते हैं, वो सबसे कम स्टेबल है। तो अगर आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन दिए, 3 कंपाउंड दिए कि ये है, सेकेंड मैंने लिया मान लो ये क्वेश्चन है, इन दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना है। बताओ पहले क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड सेम है कि अलग अलग है बेटा, सेम है। तो फिर किस पे जाओगे, अल्फा एच पे, एक ही पाई बॉन्ड है, अल्फा एच से जाओ। तो बताओ अल्फा एच इसमें कितने हैं, 2 2 4 3 7। यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 2 और 2 4। अल्फा समझते हो ना, सी डबल बॉन्ड सी का पड़ोसी। तो यहाँ पे 3 पड़ोसी हैं जिसके पास 7 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 पड़ोसी हैं इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4। तो ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज A greater than B, then obviously heat of hydrogenation will be A less than B. What about this? सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2, इसमें 1, इसमें 2। तो सबसे अच्छा कौन हो गया, A और C। अब A और C में अगर बात करें सेम पाई बॉन्ड है तो किस पे जाओगे, स्टेबिलिटी पे। कौन ज्यादा स्टेबल है, A, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस में है, और ये कैसा है, क्यूमुलेटेड। तो अगर A ज्यादा स्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम होगी। तो अच्छा कौन हो गया, C, फिर A, फिर B। एंड सेम गोज फॉर हीट ऑफ कंबशन एज वेल। तो कंबशन शब्द का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज बर्न्ड इन एयर। अगर आप हीट ऑफ कंबशन निकालते हो तो जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा फ्यूल से एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हैं। तो हीट ऑफ कंबशन भी 2 तरीकों से डिपेंड करता है। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी अगर कार्बन एटम सेम है तो, इफ कार्बन एटम्स आर सेम। जैसे अगर हम क्वेश्चन करें बेटा, ये है, तो नो डाउट कार्बन ज्यादा किस में है, डी में। तो यहां हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल दूं, सब में कितने कार्बन है,
6 कार्बन है, तो अब किस पे जाना पड़ेगा? स्टेबिलिटी से। अब यहाँ कौन स्टेबल है कैसे मालूम चलेगा? तो सबसे स्टेबल यहाँ पे बात करोगे तो सबसे स्टेबल, क्योंकि सब के सब साइक्लोअल्केन्स हैं, और साइक्लोअल्केन्स में सबसे स्टेबल कौन होता है? 6 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड और फिर 3 मेंबर्ड। रीजन क्या है? एंगल स्ट्रेन। क्या रीजन बताया था? एंगल स्ट्रेन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं, अल्फा चेक कर लेंगे। तो अगर स्टेबिलिटी आ गया तो हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, DCBA में सब में कम हो जाएगा, सबसे अच्छा ए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन के लिए 2 सीक्वेंस रूल और हीट ऑफ कंबशन के लिए 2 सीक्वेंस रूल। इसके साथ ये केसेस समाप्त होते हैं।